नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने वाले लोगों की नाराजगी को सीएम धामी ने गंभीरता से लिया है। सीएम धामी ने मतदान बहिष्कार करने वाले लोगों को भी उनकी भी रिपोर्ट तलब की है। साथ ही गाँव में ये रिपोर्ट मांगी गई है कि प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश भी इस दौरान दिए गए हैं। स्टेशन नहीं है, हमें 5 किलोमीटर जाना पड़ता है। अभी हमारा गांव आगे है, उनको तो 6-7 किलोमीटर और जाना पड़ता है। कितने बुजुर्ग है, कितने कोई कैसा है, कोई कैसा है, परेशानी है। इन ग्रामीणों के चुनाव बहिष्कार की खबर मीडिया की सुर्खियां बनी तो शासन प्रशासन शायद नींद से जाग गया। यही वजह है कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समस्याओं पर एक्टिव हो गए। उन्होंने अपने प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु को आदेश दिया है कि वोटिंग न करने वाले हर एक गांव की नाराजगी की वजह को पता किया जाए और प्रभावी रूप से उस समस्या को दूर किया जाए। इसीलिए आए थे कि यहाँ इनका जो विरोध है, इनकी क्या मांगे हैं वो सुनी जाए और ताकि जो इन्होंने काइंड ऑफ बहिष्कार किया हुआ है उसको रोका जाए। बात भी की गई, उनकी बातें सुनी गई, पर हमने आश्वासन भी दिया कि उनकी जो भी मांगे हैं उनको उच्च स्तर पर लेकर जाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर हुई वोटिंग में प्रदेश के 35 गांव के हजारों ग्रामीणों ने मतदान नहीं किया था, जिसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस के साथ निर्वाचन आयोग और प्रशासन की कार्यशैली सवालों के घेरे में आ गई। नेताओं के दावों पर सवाल उठने लगे। खबर मीडिया की सुर्खियां बन गई तो राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी गंभीर हो गए और अपने प्रमुख सचिव को आदेश दिया। ये दुखद का मामला है और यहाँ की भौगोलिक स्थिति थोड़ा सा दूर दूर लोग बसे हुए हैं, गांव दूर दूर हैं, तो ये आपस में इनका जो सामाजिक ताना बाना है वो भी काफी सुदृढ़ है और ये लोग एक दूसरे के से संपर्क करके ही, बात करके ही कोई निर्णय पे पहुंचते हैं। विकास कार्य न होने से नाराज उत्तराखंड में इस बार के चुनाव में 35 से ज्यादा गाँव में रहने वाले करीब 13,000 लोगों ने मतदान नहीं किया था। जाहिर है, एक छोटे से प्रदेश में अगर हजारों लोग वोट नहीं करेंगे तो सवाल ही उठेंगे। टिहरी संसदीय क्षेत्र के चक्राता विधानसभा में तो 6 बूथों में 12 गांव के ग्रामीणों ने एक भी मतदान न किया। इसके पीछे की वजह थी सड़क का निर्माण न होना। यहाँ पर जो तावा पुल बैरावा खारसी का मोटर मार्ग है, इसके डामरीकरण के संदर्भ में जो ये चुनाव बहिष्कार चल रहा है, हमारा पूर्ण प्रयास है कि जो हमारे 6 बूथ यहाँ पर हैं और 12 गांवों के 6 बूथ जो हैं, उन पर अभी तक मतदान शून्य चल रहा है। तो हमारा प्रयास है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सभी मतदाता अपने घरों से आएंगे और अब मतदान करें, ये हमारा प्रयास है। और हम सभी गांव में अभी जा रहे हैं और हर गांव के जनप्रतिनिधि, वहाँ के गणमान्य व्यक्तियों और वहाँ के जो शाणा लोग हैं, उनसे हम संपर्क कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में मतदान में सभी लोग भाग लें और इस पुण्य कार्य में भागीदारी करें। चक्राता में खारसी मोटर मार्ग पर दावा पुल से बैरवा तक 16 किलोमीटर मोटर मार्ग मंजूरी मिलने के बाद भी सड़क नहीं बन पाई, जिस वजह से कई गांव के लोगों में नाराजगी थी। इधर मसूरी में क्यारा धनौल्टी मोटर मार्ग का शिलान्यास तो 2019 में ही हो गया था, लेकिन निर्माण अब तक शुरू नहीं हुआ। रुद्रप्रयाग में इशाला गांव के लोग 8 साल से सड़क का इंतजार कर रहे हैं। यमकेश्वर में लोगों ने गंगा भोगापुर तल्ला मल्ला को राजाजी टाइगर रिजर्व के दायरे से बाहर करने की मांग की है। उधम सिंह नगर में जलाशय भीतर गांव के ग्रामीण भी सड़क न बनने से नाराज है। पिथौरागढ़ के धारचूला में साई पोल बूथ पर भी ग्रामीणों ने सड़क न बनने से वोट बहिष्कार किया। हमारा कहना ये है, ये प्रशासन के लोगों को भी सूचित किया है हम लोगों ने, तो टाइम मिला था उनके लिए, वो भी टाइम से नहीं आए। आज पहुंच रखे, जब जो है नामुमकिन समय हो रहा है और पहले हमने सबको सूचित किया, लिख के दिया, खुद प्रयास किया कि आ जाओ, कोई समझाओ, और आज आ रखे। जब कोई जो है, हमारे पास कोई जरिया नहीं है, 12 गांव है, एकदम से इकट्ठे नहीं हो सकते और एकदम से जो है अब हमारे हिसाब से नामुमकिन ये कार्य होना है। दान नहीं होगा, अब नहीं होगा, एक आध दे नहीं सकते, सब लोग आ नहीं सकते, यही कारण है हमारा। और पहले से ही ये धरना प्रदर्शन से शुरू आंदोलन हमारा हुआ था और तब से सब लोगों के पास लिख के भेजा है, गए सब लोग के पास। हमारी टीम जो है, हमारी भी टीमें रहती है,
और नेता लोग रहते हैं वो कोई सुनवाई नहीं करे। इससे अलावा हमारा मुद्दा यही रहा कि हमारे पास और वो कुछ नहीं है। कोई टीमें तो आ जाएंगी, उनसे हम बातचीत करके थोड़ा हम अपनी बात आगे पहुंचा सके। देवभूमि में हजारों लोगों के मतदान न करने की वजह से सरकार के दावों पर सवाल उठा, तो अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्य की जनता की समस्याओं को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है। तो फिर सवाल है कि क्या इससे पहले सरकार नींद में थी और सरकार एक्टिव नहीं थी और अधिकारी क्या नींद में थे? वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ है, अगर राज्य के 35 से ज्यादा गाँव के लोगों ने वोट बहिष्कार न किया होता तो शायद शासन तक इन ग्रामीणों की समस्या न पहुंचती। इस बारे में हमने काफ़ी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्दी से यहाँ का निराकरण करें, लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और बार बार हमने अवगत कराने की कोशिश की गई है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस कि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं लोगों के, तो अंदेशा का हमेशा बनाए रहता है एक्सीडेंट्स का। तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है और लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रहा है। तो वही बात है कि हमने पूरी कोशिश की है। सीएम ने आदेश दिया है, लिहाजा ये उम्मीद की जा रही है कि सालों से कहीं सड़क तो कहीं स्कूल, कहीं बेहतर शिक्षा न होने से नाराज लोगों की समस्याएं दूर हो जाए। हैरानी होती है कि चुनाव की घोषणा से पहले ही ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार कर दिया था, फिर भी ना तो बीजेपी, ना ही कांग्रेस और ना ही निर्वाचन आयोग ने इस पर ध्यान दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि ग्रामीण पोलिंग बूथ तक पहुंचे ही नहीं। वोट बहिष्कार करना कहीं से भी सही नहीं है, ये पूरी तरह से सच है, लेकिन इन ग्रामीणों की समस्याएं और बातें सुनने के बाद लगता है कि इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। ये भी एक सच है। हम तो सर यहाँ गांव में गांव की छोटी मोटी समस्याओं की समस्या हो, उससे भी हम वो नहीं है। कैसे एक रास्ता यहाँ से, ये तो हमारा रोड की वजह से ये है, गांव हमारा आगे 500 मीटर आगे है, उसमें कांग्रेस के टाइम में एक 400 मीटर की शीशी बनी थी, उसमें अब वो भी खराब है, बीच में जगह जगह टूटी है, उसकी न देखभाल। ये 10 साल बीजेपी को हो गया, एक पैसा भी इस गांव में अगर कोई कह दे कि ये सांसद निधि से लगा या विधायक निधि से लगा, एक भी पैसा यहाँ के लिए कोई वो नहीं है। उत्तराखंड में कभी कांग्रेस की सरकार रही है तो कभी बीजेपी की, लेकिन दोनों ही पार्टियों की सरकार पहाड़ पर मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पाई। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, और अगर नहीं तो फिर राज्य गठन के 23 साल बाद भी शांत वादियों में रहने वाले लोगों तक सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद लोहिया नगर के व्यापारी सम्मेलन में पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी की उपलब्धियों के बारे में बात की। उन्होंने जनता से बीजेपी प्रत्याशियों को वोट देने की अपील भी की। कि ये चुनाव हार जीत का चुनाव बिल्कुल नहीं है। इस चुनाव में पहले से डिसाइड है। आप देखिए, देश के अंदर ये बात अलग है, कुछ राष्ट्र विरोधी शक्तियां जो हमारे देश को नहीं चाहते हैं, चीन नहीं चाहता, पाकिस्तान नहीं चाहता, जो देश भारत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वो आप देख रहे होंगे आजकल फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर तमाम प्रकार से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो नेगेटिविटी हो सकती है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जो भी हमारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हैं, वो शक्तियां कतई नहीं चाहती कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने। उनको रोकने के लिए हर हथकंडे अपना रही हैं। क्यों? चीन चाहता है क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? बताइए आप। अरे जोर से बोलिए जरा। पाकिस्तान चाहता है क्या? आतंकवादियों को, अलगाववादियों को, जिहादियों को समर्थन करने वाले लोग चाहते हैं क्या मोदी जी प्रधानमंत्री बने? तो ऐसे लोग
नहीं चाहते हैं, लेकिन देश की जनता और देश के अंदर इस समय केवल एक ही चर्चा है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं और किसी भी नेता का नाम नहीं आ रहा है। जितने भी सर्वे हो रहे हैं, जितने भी विश्लेषण आ रहे हैं, सारे विश्लेषणों में तय है कि मोदी जी ही देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार का भय का माहौल होता था, किस प्रकार से गुंडागर्दी होती थी, किस प्रकार का माफिया राज था, कानून व्यवस्था का क्या बुरा हाल था, वो सारी की सारी आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश के अंदर पटरी पर आया है। कानून व्यवस्था की स्थिति आज पूरी तरह से एकदम कंट्रोल में आ गई, नियंत्रण में आ गई और माफियाओं का अंत हो गया। माफियाओं को आपने देखा, या तो वो अगर जेल में है या जेल में नहीं है तो कहीं और है। तो इस प्रकार की स्थिति है। व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी को एक सुरक्षित माहौल चाहिए, एक सुरक्षा चाहिए, हर प्रकार से एक अच्छा वातावरण चाहिए। वो वातावरण यहाँ निर्मित हो रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है तो उसका सर्वाधिक लाभ इसी एनसीआर रीजन को मिल रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश को मिल रहा है। हमने भी उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। हाँ, ये ज़रूर है कि उत्तराखंड राज्य के हिसाब से बहुत बड़ा एमओयू वहाँ भी हुआ। 3,60,000 करोड़ के लगभग का एमओयू हमारा अभी तक हो गया और 81,000 की ग्राउंडिंग भी हो गई। यहाँ पर गाजियाबाद से आसपास के बहुत सारे लोगों ने उत्तराखंड में आकर काम करने का अपना प्रस्ताव दिया है। हम उन प्रस्तावों को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे कामों को कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आज लैंड जिहाद हो, चाहे वहाँ पर लव जिहाद हो, अतिक्रमण हो, धर्मांतरण हो, या अभी अभी हाल में हमने जो उत्तराखंड की जनता के सामने 2022 का विधानसभा चुनाव में हमने एक संकल्प रखा था। हमारी पार्टी का जो संकल्प प्रस्तुत हुआ था मोदी जी के नेतृत्व में कि हम नई सरकार के गठन होते ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यूसीसी का विधेयक लाएंगे। तो भाई बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है कि हमने वो विधेयक विधानसभा में पारित कर दिया। माननीय राष्ट्रपति महोदय ने भी उस पर अपनी स्वीकृति हमको दे दी है और एक्ट बन गया है और जल्दी ही वो हमारा एक्ट जो है उत्तराखंड में काम करना शुरू हो जाएगा। इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और हमारी पार्टी का जो संकल्प पत्र देश के सामने प्रस्तुत हुआ है, उस संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लागू करने की बात कही गई है। जो हमारे देश की आज़ादी के बाद हमारी पार्टी का एजेंडा रहा है, संकल्प रहा है, वो संकल्प आगे बढ़ा है। मुझे खुशी है भाइयों बहनों कि ये इस यूसीसी की जो गंगा है, ये ठीक उसी गंगा की तरह जो गंगा हमारे गंगोत्री से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उत्तराखंड से यूसीसी की गंगा निकलकर पूरे देश के अंदर जाएगी। देवभूमि से आज इसकी शुरुआत हो गई है। पूरे देश के अंदर आने वाले समय में इसका पूरा देश लाभ लेगा। एक तरफ हम जहां यूसीसी की बात कर रहे हैं, वहीं जो दूसरी तरफ आज हमारे सामने दो प्रकार के लोग हैं। एक तरफ मोदी जी हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार देश के अंदर समाप्त होना चाहिए, परिवारवाद समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर तुष्टीकरण समाप्त होना चाहिए, देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति समाप्त होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी होता है। ममता बनर्जी वहाँ बंगाल में घूम घूम के कह रही है एनआरसी में लागू नहीं होने दूंगी, देश के अंदर यूसीसी लागू नहीं होने दूंगी। कहते हैं मुस्लिम लीग का जो मुस्लिम लीग जिस प्रकार से पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करता है, वो कह रहे हैं कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को हम लागू करेंगे। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस पार्टी ने जो है इसका उल्लेख किया है। भाइयों बहनों, देश आगे बढ़ चुका है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब देश का संविधान बना रहे थे तो उसके अनुच्छेद 44 में देश के अंदर, राज्यों के अंदर समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात उसमें प्रावधान किया गया था। और संविधान जिस बात को कहता है वो देश की आज़ादी के बाद इतना लंबा कालखंड बीत गया, वो हो नहीं पाया। आज मोदी जी के नेतृत्व में सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी संप्रदाय के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून की बात हो रही है। तो फर्क साफ है, एक तरफ भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ पूरे परिवार, पूरे देश को अपना परिवार मानकर काम करने वाले
उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान संपन्न हो गए हैं और अब 4 जून को ही पता चलेगा कि बीजेपी ने हैट्रिक लगाई या फिर इस बार कांग्रेस ने बाजी मारी। 4 जून को ही असली तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। इसी को लेकर हॉर्नबिल टीवी ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ हैं। सर, लगातार ज्वाइनिंग करा रहे हैं आप और इतनी बड़ी संख्या में, क्योंकि आपके नेतृत्व में जब से आपने प्रदेश अध्यक्ष का भार संभाला है, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में एक के बाद एक ताबड़तोड़ 15,000 जो आपने ज्वाइनिंग करा दी। किसका श्रेय भी इसको देंगे और किस रूप में आप इसको देख रहे हैं? देखिए, वोटिंग के बाद भी हमारा क्रम जारी है। इसका माने प्रदेश का माहौल इससे स्पष्ट होता है। आज भी बड़ी संख्या में दूसरे दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। इससे पूर्व में भी लगभग 15,000 से ऊपर की संख्या हमारी ज्वाइनिंग की हो गई है। तो ये आज की ज्वाइनिंग इस बात का प्रमाण है कि कल परसों जो मतदान हुआ उस मतदान का रुझान क्या होगा। तो हम सब समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पक्ष में बहुत अच्छा मतदान हुआ है और हम 5 लोकसभा को प्रचंड बहुमत से जीतने वाले हैं। सर, जब आपने प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पहले से ही डरी हुई थी कि आप कई नेताओं को अपने साथ ले आएंगे और वही हो भी रहा है। लगातार ज्वाइनिंग भी हो रही है। किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहेंगे? ये ठीक है, हमारे केंद्र नेतृत्व का निर्णय है अधिक से अधिक लोग पार्टी में जुड़ें, उसका हमने प्रयास किया और मुझे बताते खुशी है उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक दूसरे दलों से आने वालों की संख्या रही है। 15,000 क्रॉस हो चुका है। और क्योंकि अब नगर पालिका चुनाव है, पंचायतों के चुनाव है, तो मैं कह सकता हूँ इस दौरान भी बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़ेंगे। क्या नेताओं की कुछ डिमांड भी रहती है आपसे जुड़ने के लिए? हम बिना शर्त लेते हैं भैया। राजनीति में जब हम टिकट देते तो भी जीत देखते हैं, व्यक्ति नहीं देखते। अब पार्टी का सिस्टम समाप्त हो गया है और किस कार्यकर्ता कब टिकट कट जाए, किस कार्यकर्ता कब टिकट मिल जाए, ये भी हमारे नेतृत्व बहुत सोच समझ कर निर्णय करता है। और उसमें आज का जो तकनीकी युग है, खासतौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से जो एक प्रकार से जनता के बीच में जो सर्वे होता है, वो सर्वे बहुत इसमें सहायक होता है। और जब सर्वे के बाद निर्णय होता है तो हम अपने कार्य को समझा पाते हैं कि भाई निर्णय ये है, जनता ये चाहती है। और जब ये निर्णय हो जाता है तो कार्यकर्ता काम में लग जाते हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, मतदान भी क्योंकि हो चुका है उत्तराखंड में, किस तरह से देख रहे हैं आप मतदान को? इस बार वोटिंग परसेंटेज भी कम रहा, तो क्या कुछ आप कहना चाहें? देखिए, केवल उत्तराखंड लगभग सभी पूरे जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं परसेंटेज कम रहा है और परसेंटेज बढ़ना चाहिए। एक राजनीतिक दल और कार्यकर्ता होने के नाते हमने जागरण के कार्यक्रम किए, हमने अंत तक हर व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास किया। लेकिन ये भी सच है कि वोटर तो हम उन्हीं को निकाला जो हम बीजेपी वोटर था। अगर हम दूसरे दल के वोटर को निकाल नहीं सकते थे, तो जब प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, एक तरफा जब माहौल रहता है, तो ऐसे समय इस प्रकार की स्थिति निर्माण होनी थी। हमको पहले से आवाज़ था, लेकिन मैं कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी का एक मतदाता वोट करने आया है और हम टोटल पोलिंग का जो पोल हुआ है उसको 75% बीजेपी पक्ष में वो पोलिंग आएगा। मेरा एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस लगातार ये बात उठा रही है, वो कह रही है कि 10 सालों से आपके सांसद हैं वहाँ पर और विकास कार्य उस तरह से नहीं हुए, इस वजह से जनता वोट करने नहीं पहुंची। इसको आप कितना सही और गलत मानते हैं? भैया, बीजेपी को वोट करने वाला 100% मतदाता आया है। अगर हम पिछली बार का अपना वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो आप जब वोट बस्ते खुलेंगे तो आपके सामने बता दूंगा जितना वोट बीजेपी को पिछली बार पड़ा है बूथ पर, उससे ज़्यादा वोट हमको इस बार प्राप्त होगा। जो लक्ष्य था आपका 5 लाख का, उसको अचीव कर रहे हैं? निश्चित रूप से हम उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। थोड़ा अल्मोड़ा के अंदर, क्योंकि वहाँ प्रतिशत कम हुआ है और अल्मोड़ा पिछली बार भी हम उस सीमा तक मत प्रतिशत हमको प्राप्त नहीं हो पाया था। वो थोड़ा बहुत हो सकता है कि 3 और 4 के बीच में रहे, लेकिन सब जगह 5 लाख से आगे जीतेंगे। विधानसभा की क्योंकि अगर लगातार हम बात करें तो जहाँ जहाँ पर आप सीटें हारे थे उसमें सबसे बड़ी संख्या जो थी वो हरिद्वार में थी, लेकिन हरिद्वार में मत प्रतिशत काफ़ी बढ़ा है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ प्रतिस्पर्धा थी, जब 23 विधानसभा हम हारे हुए थे, वहाँ प्रतिस्पर्धा थी। हमने प्रतिस्पर्धा के द्वंद्व में बहुत मतदाता पार्टी के निकाले हैं। लेकिन जहाँ कांग्रेस विधायक को चुप तो नहीं बैठेगा, जहाँ प्रतिस्पर्धा हो वहाँ मतदान बढ़ा है। जहाँ कांग्रेस प्रतिस्पर्धा में थी नहीं, जहाँ उनके बस्ते नहीं लग रहे थे, कोई एजेंट नहीं था, तो वहाँ अपने वोटरों को हम बूथ तक ले गए। अध्यक्ष जी, हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी हमारे साथ है, जो कि साफ तौर पर बता रहे थे कि जो मत प्रतिशत उन्होंने टारगेट किया था उसको वो अचीव करने जा रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। चमोली जिले में आज भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही बादलों ने डेरा डाला हुआ है। जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई। वहीं जोशीमठ क्षेत्र के निचले इलाके में सुबह बारिश की हल्की हल्की बूंदें भी बरसी। बता दें, मौसम विभाग ने भी कुछ पहाड़ी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से येलो अलर्ट जारी कर दिया है और पहाड़ी क्षेत्रों में
हल्की बर्फबारी के साथ ही बारिश भी लगातार जारी है। ऐसे में पर्यटक भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं और साफ तौर पर मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट भी जारी किया है। चमोली जिले में बादल लगातार बने हुए हैं और ऐसे में कहीं कहीं पर बारिश तो कहीं कहीं पर बर्फबारी भी देखने को मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी भी हुई है और बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। मौसम काफ़ी खुशनुमा हो रखा है और ऐसे में मौसम विभाग ने भी येलो अलर्ट जारी किया है कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। खबर आपको बता रहे हैं जहां पर जोशीमठ में भी बादलों का डेरा जमा हुआ है और ऐसे में सुबह से ही हल्की बारिश और बर्फबारी भी देखी जा रही है जोशीमठ के आसपास वाले इलाके में। विकासनगर में कैनाल बाईपास रोड की बदहाली लोगों के लिए मुसीबत से कम नहीं है। स्थानीय लोग कहते हैं कि बड़े बड़े गड्ढों की वजह से आए दिन यहां पर हादसे हो रहे हैं। कई बार विभाग को जानकारी भी दे दी गई है, लेकिन अभी तक भी तस्वीरें नहीं बदली हैं। देहरादून के विकास नगर में कैनाल बाईपास रोड की स्थिति जर्जर है, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते रहते हैं, लेकिन कई बार शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती। जबकि यह सड़क दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित जीवनगढ़ से सीधा हर्बर्टपुर को जोड़ती है, जिस पर विकास नगर शहर के बाहर भारी वाहनों की आवाजाही अधिक होती है, ताकि मुख्य बाजार से जाने वाला मार्ग जो पहले से ही भारी ट्रैफिक दबाव और अतिक्रमण के चलते यातायात की समस्या से अक्सर अवरुद्ध रहता है, उस पर थोड़ा ट्रैफिक दबाव कम हो। लेकिन विगत 2-2.5 साल से कैनाल बाईपास रोड जर्जर हाल स्थिति में है। देख रहे हो आप भी, रोड की बहुत हालत खराब है। रोड में काफ़ी गड्ढे हैं। कल रात थोड़ी सी बारिश हुई थी, काफ़ी पानी भर गया था, तालाब जैसे हो गया था पूरा रोड, और घर बच्चों को, बूढ़ों को, सबको बहुत दिक्कत हो रही है। कल के दिन जब ज़्यादा बारिश होगी तो बीमारियाँ पैदा होंगी, पानी ज़्यादा इकट्ठा होगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। काफ़ी मोहल्ले के दोस्तों के बच्चों के एक्सीडेंट्स वगैरह भी होते रहते हैं आए दिन, कोई ना कोई गिरा पड़ा मरते ही रहता है। तो रोड का बड़ा दिक्कत है। रोड होना चाहिए सही, इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को जल्द से जल्द, कि हर जगह की रोड अच्छी हो। सड़क के बीचों बीच बने गहरे गड्ढे न सिर्फ वाहनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि बाइक सवार भी चोटिल हो रहे हैं। विगत वर्ष विभाग ने इन बड़े बड़े गड्ढों को भर तो दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद ये सब उखड़ गए और फिर से सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए, जिससे वाहनों से उठने वाले धूल के गुबार व बरसात में कीचड़ उछलकर लोगों के घरों के भीतर तक पहुंच जाता है और आने जाने वाले बुजुर्गों और स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कहना चाहूँगी कि मेरा रोज दिन का आना जाना यही इसी मार्ग से है और मेरे को काफ़ी टाइम से ये देख रही हूँ, काफ़ी गड्ढे हैं और आते जाते एक्सीडेंट वगैरह, गिरने वगैरह से भी मैं बची हूँ। और इस बारे में विधायक जी से भी बोला था एक बार, पर इस विषय में कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। और मैं चाहूँगी सरकार से कि जल्द से जल्द इस मार्ग पे। सिंचाई विभाग का कहना है कि यह मार्ग लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित किया जा चुका है, इसलिए उक्त मोटर मार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग की तरफ से ही किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार विभाग को अवगत कराया जा चुका है, बावजूद समस्या जस की तस है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि आचार संहिता के बाद इस जर्जर हाल सड़क की समस्या को क्षेत्र के विधायक और मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया जाएगा, ताकि जल्द ही गड्ढों में तब्दील हुई सड़क की समस्या से निजात मिल सके। इस बारे में हमने काफी विभाग को अवगत कराया है कि यहाँ की जो भी समस्या है जल्दी से यहाँ का निराकरण करे, लेकिन अभी तक आचार संहिता से पहले कुछ यहाँ का अभी समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाया है और बार बार हमने अवगत कराने की कोशिश की गई है। यहाँ की सड़क की हालत इतनी खस्ता हो रखी है कि बस की यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी हो चुके हैं लोगों के, तो अंदेशा का हमेशा बना ही रहता है एक्सीडेंट्स का।
तो तब भी विभाग नींद से नहीं जाग रहा है, वो सो रहा है और लोगों की समस्याएं नहीं समझ पा रहा है। तो वही बात है कि हमने पूरी कोशिश की है इस बार। राजधानी देहरादून के विकास नगर में ही सड़क की स्थिति ऐसी है, जबकि सीएम से लेकर सारे मंत्री और सारे मंत्रालय देहरादून में हैं। बावजूद इस तरह की तस्वीरें अच्छी नहीं हैं। इन तस्वीरों को देखकर समझना आसान नहीं है कि राज्य के दूरस्थ इलाकों में हालात कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।